अस्सलाम वालेकुम। नासिर डॉक्टर नासिर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। मेरे हाथ में ये किताब है, ठीक है? इसका नाम आप देख रहे हैं, इंग्लिश विद द डिफरेंस। ये मेरी ही किताब है और इत्तेफाक से मेरे चैनल का नाम भी यही है। ये किताब जो है, मार्केट में इसको बड़ा अजीब नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं कुत्ती किताब। तो ये कुत्ती इन व्हाट सेंस? इसको आप, मैं एक बार दावे से कहता हूँ कि इस किताब को और इसमें जो भी बातें मैंने कही हुई, ये असल में किताब का अंदाज इस तरह कि जैसे CSS में आपको हर चीज़ की 4 ऑप्शन दी जाती हैं, ठीक है, फिर कहा जाता है इसमें 30-35 इसके मौजूद हैं। प्रेपोजिशन से लेके, करेक्शन से लेके, सब्स्टिट्यूशन से लेके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से लेके, वॉइस से लेके तमाम चीज़ें इस किताब में मौजूद हैं। वकैब को ले लें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो इस किताब को अगर आपको इत्तेफाक हो कभी उर्दू वाला चक्कर लगाने का, तो देखिए ज़रूर, पसंद आए तो ले भी लीजिए। मैं दावे से कहता हूँ कि आपका CSS का पर्चा इस किताब के दायरे से बाहर नहीं जा सकता, इससे थोड़ा नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं जाए, ठीक। डॉक्टर नासिर के नाम से इंग्लिश विद डिफरेंस इसका नाम है। और इसकी जो बैक है, इस पर मेरी एक दूसरी किताब है, स्पीक एंड चैट के नाम से, कुछ आपको शायद नज़र आ रहा हो। ये किताब बरह रास्त तो आपके मुतालिक नहीं है CSS की, लेकिन इसके स्टार्ट में मैंने हैव गिवन 160 रूल्स। मैंने 160 रूल दिए हुए हैं ग्रामर के, बड़े ही देसी अंदाज से बड़ी मुश्किल बातें की हुई हैं। तो अगर चाहें तो बेशक इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर दिस वन, इसको ले लें। लेकिन जाहिर है इस किताब को समझने के लिए भी बुनियाद चाहिए, तो इंशाल्लाह इन लेक्चर में हम वही बुनियाद बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ख्याल है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज जो है, इससे पहले हम करेक्शन के हवाले से 3 वीडियोस बना चुके हैं, 2019, 18, 17। और आज की जो है, ये जो आपका जो करेक्शन का पोर्शन है पेपर का, इट्स ऑफ 2016, ठीक। इससे पहले मेरा जो है कम्युनिकेट करने का ज़्यादातर अंदाज रहा अंग्रेजी में रहा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वट आई हैव फेल्ट, मुझे लगा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मसला ये है कि वो थोड़ा सा अगर बात उर्दू में की जाए तो दे डू क्लेम दैट दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू ग्रास्प ऑल दैट। वो कहते हैं हमें बेहतर समझ आती है। तो इसलिए हम कुछ वीडियोज़ हैं उर्दू में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मकसद तो ये है कि आप लोगों को आसानी हो, किसी पर रोक डालना मकसद नहीं होता, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी अपनी 5 किताबें चल रही हैं, एक मैंने आपको दिखाई है। तो मकसद किसी पर रोक डालना नहीं, मकसद एक चीज़ पहुँचाना है। तो इन दिस वीडियो टू हम इसमें भी आज तकरीबन हमारी गुफ्तगू उर्दू में होगी और हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मामला हैं क्या। जैसे कि आप देख सकते हो हेडिंग जो है आपकी, दैट इज करेक्शन। करेक्शन मौजूद है CSS इंग्लिश पर्शियन कॉम्पोजिशन पेपर 2016, क्लियर। अब जैसे आप सबको पता है कि अक्सर पर्चों में 7 या 8 एक्सप्रेशन दिए जाते हैं और आपको ये लास्ट टू गो फॉर कहा जाता है कि इसमें से 5 को आप दुरुस्त करें। जैसे मैंने पिछली वीडियोज में भी इशारा किया कि 5 को स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 8 के 8 करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ की समझ सही नहीं होती। वो कहते हैं यार अगर ये ना हो तो चलो वो हो जाएगा। तो ये दिस शुड नॉट बी द वे ऑफ डूइंग थिंग्स ना, इस ऐसे आपने नहीं करना। आपने चीज़ों को इस अंदाज से लेकर चलना है। फर्स्ट के आपको पहले 5 वाजे हैं, तो सिर्फ 5 ही को ले, बाकी को मत छेड़े। ये चाइल्डिश सा लगता है कि 8 में से शायद तुक्का लग जाएगा, क्योंकि जाहिर अगर आपके 8 में से 5 ठीक हैं और 3 गलत हैं, तो ये चेकर की मर्जी है, वो शायद 3 वाले गलत कुछ में शामिल कर दे। फिर तो थोड़ा खुले से इनका बंदा वो तो ऐसे नहीं करता, कहते चलो यार स्टूडेंट्स हैं ओके। लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि जो चीज़ करें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो भी आपके पास हैं आप उनका नंबर दे दें साथ, फर्ज के 3, 6, 7, 8 आपको आता है, जो भी है उसके साथ नंबर देके साथ को ठीक कर लें। जैसे आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, सेंटेंसेस हैं, और वहाँ पे दूसरी साइड पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उसमें हम उस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पहले इसका एक हल्का सा स्क्रीन शॉट कर लेने दें, हल्का सा खाका बना लेते हैं कि सेंटेंसेस, क्योंकि बाद में कुछ स्टूडेंट्स को ये सेंटेंसेस पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, दूसरा का मसला।
द फर्स्ट सेंटेंस है, पहला क्या है जी, वी वर स्टेइंग एट माई सिस्टर्स कैप्सकोट वेकेशन होम। दूसरा जुमला है, शी रिकमेंडेड मी दैट आई टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। द थर्ड इज, तीसरा है, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट ही हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मी। क्लियर? चौथा है, आई डू द ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू, ग्रैंडमा लूसी सेड। पांचवा है, वी टुक टेंट, कूलर एंड अ स्लीपिंग बैग। The next is, I do not know why you didn't go. If I were you, I should have gone. Second last है, Kevin says he stopped to travel internationally because of his family issues, कुछ ऐसी बात। और आखिरी जो है वो है, don't run, Mr. Salman shouted. जैसे मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको कई मौकों पे एल्यूड किया है, इशारा दिया है कि इस स्टेज पे ये चीज मैटर नहीं करती कि आप उसको कैसे करेक्ट करते हैं। जिस तरह भी आप चीज को दुरुस्त करें वो चीज सही होनी चाहिए। ये कोई FBA का ध्यान नहीं है कि जो लिखा हुआ वही कुरान की आयत है, ऐसा नहीं है। इसमें बात होता है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप उसको यू कैन गो फॉर मोर देन, आप एक से ज्यादा अंदाज से उसको कर सकते हैं। ठीक, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं घर जा रहा हूँ, इस रूट से भी मेरा घर आता है, इससे भी आता है, इससे भी आता है, लेकिन रास्ता वही पकड़ना है जिसपे आपका घर आता हो। ठीक है, आप लाहौर में रहते हो, अगर आपने फर्ज किया ठोकर से आपने दाता साहब जाना है और ठोकर से आप थोड़ा सा रायवन की साइड पर निकल जाए, फिर कहीं यार दाता साहब नहीं आ रहा, तो उसमें कसूर सर कसर नहीं। ठीक, इसलिए जो भी चीज करें, बाद सिचुएशन तो ऐसे होते हैं जिनमें उसका एक ही हाल होता है, बाद में होते हैं कि दिल एक से ज्यादा उसमें होता है। तो हम पहले से शुरू करते हैं। इनमें से कुछ बातें हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, कुछ शायद नई होंगी, उनको हम गेस कर लेंगे। द फर्स्ट इज, वी वर स्टेइंग एट माय सिस्टर्स कैप्सकोट वेकेशन होम। थोड़ा सा गौर करें, इसमें मसला कहाँ पे है कि हम अपनी बहन के फलान जगह पे जो उनका वेकेशन होम है वहाँ जो है ठहरे हुए थे। ठीक है, ये ठहर रहे थे। तो गौर करें, ये जो चीज है इसमें दो बातों का हमने ख्याल रखना है। जो सिस्टर जो है, सिस्टर, ये आप सबको पता है कि ये चीज जो है, ये चीज और ये चीज, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस। ओके, ये अपोस्ट्रोफी विद एस, विद एस। तो ये आप सबको पता, हम कहाँ लगाते हैं जब इस चीज की पोजीशन की बात हो, नासिस, राशिस, सिस्टर्स। तो इस हद तक यहाँ पे ये चीज तो ठीक है, हम ठहरे हुए थे अपनी बहन के फलां, और ये आगे जो चीज आ रही है बहन का फलां, तो ये जो भी है, उनका घर है, कोई फार्म है, उसका नाम है। तो नाम में आप नाम को थोड़ा सा नुमाया कैसे करेंगे? इस चीज को, ये उनका नाम लिखते कैसे? CAPS, कैप्स, कॉर्ड, कॉर्ड जो भी चीज है वो लिखते हैं आगे, ताकि कॉर्ड है तो कॉर्ड लिखते हैं, कॉर्ड है तो साथ ये जोड़ दें। मतलब ये सिर्फ उस चीज का नाम यहाँ पर गलत आ रहा है, बाकी इसमें वो गलती नहीं है। अक्सर होती है अपोस्ट्रोफी गलती होती है, लेकिन यहाँ एक दो मसला नहीं। We were staying at my sister's कैप्सकोट वेकेशन, that's all। सीरियस में देखा ये गया कि बाद में स्कूल बड़ी गहराई में चले जाते हैं और गलती बड़ी इंतहाई आसान होती है, और बाद में ये बड़ा उसको लाइट अंदाज से लेते हैं, गलती बहुत गहरी होती है। तो इसमें सिर्फ ये है कि हम अपनी बहन के फलां जगह पर ठहरे हुए, तो जगह का नाम हमने नुमाया करके लिख दिया, इसको कैपिटलाइज कर दिया, इसको कर दिया, दैट्स। द नेक्स्ट इज, अगला अगला सेंटेंस देखें, शी रिकमेंडेड मी दैट आई टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। ओके, उसने मुझे यानी कि रिकमेंड किया कि मैं काम से कुछ जो है दिन जो है वो छुट्टी कर लूँ या ऑफ कर लूँ। अब इसमें आप इसको देखें किस अंदाज से इसको दुरुस्त कर सकते हैं जी। शी रिकमेंडेड, इसका मीनिंग ये बन रहा है कि उसने मुझे रिकमेंड किया, तो एक्चुअली वांट टू से समथिंग डिफरेंट। हम ये नहीं कह रहे मुझे रिकमेंड किया, बल्कि शायद उसने मुझे किसी चीज का कहा कि आप ये चीज क्यों करें, तो इसके आगे
अगर आप लगा दें टू, टू की जो है आप क्या है, टू यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन, इसको लगा दें कि उसने मुझे फलां चीज का मशवरा दिया या रेकमेंड किया। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, शी रेकमेंडेड टू मी, उसने मुझे यानी कि ये चीज रेकमेंड की, दैट के आई टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क, कि मैं कुछ दिन जो है वो काम से छुट्टी ले लूँ। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन इसमें हो रहा हो कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर यहाँ पर आई की बजाय फर्ज करता हूँ कि उसने अगर रेकमेंड मुझे नहीं किया, किसी को किया, फर्ज किया, मैं उसको कहता हूँ ही रिकमेंडेड हिम, तो उस हिसाब से यहाँ पर आई की बजाय क्या आएगा, ही। तो ही के साथ भी यही लगेगा। ये पॉइंट समझने वाला, यहाँ ये गलती नहीं है, लेकिन बाद जगह भी गलती होती है। शी रिकमेंडेड, फर्स्ट क्या मैं कह रहा हूँ, रिकमेंडेड हिम दैट ही टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। अब इस, अगर हम इस रूल को देखें, जो कि यहाँ नहीं है लेकिन आगे आपको जरूरत पड़ सकती है, कि यहाँ जो टेक वो लफ्ज से ये क्या है, द वर्ड टेक जो है यहाँ पे ये इसे हम कहते हैं कि वर्ब वर्ड, क्या है, वर्ब वर्ड। तो वर्ब वर्ड क्या चीज होती है, वर्ब वर्ड से मुराद है कि कोई भी जो है वर्ब अपनी वेरी ओरिजिनल फॉर्म, उसकी जो इब्तदाई शक्ल है उसको हम वर्ब वर्ड कहते हैं। किसी भी वर्ब की जो इंतहाई इब्तदाई शक्ल, फर्ज किया हम टेक की को लेते हैं, अब टेक को फर्ज किया मैं कहता हूँ टेक, राइट, तो या फर्ज किया मैं कहता हूँ टेक्स, टेकन। तो ये भी आपको पता है कि वर्ब की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे बचपन से पढ़ रहे हैं चीजें, लेकिन इनमें से कोई भी वर्ब वर्ड नहीं। टेक्स में भी थोड़ी चेंज आ गई, ये पास्ट फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई, सो नन ऑफ दिस, इसमें से वर्ब वर्ड कोई नहीं है। वर्ब वर्ड उसकी ओरिजिनल शक्ल को हम कहते हैं, ये। तो इसका मतलब ये है, बहुत सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें हमने इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग इस बात से हट के कि पीछे क्या है, आई है, वी है, ही है, शी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, जो कुछ भी है, हमने वो वर्ड लगाना होता है। बात समझ आ रही है? आई के साथ तो रूटीन में भी जैसे आप जानते हैं, आई टेक, इट्स ओके, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन फर्ज किया ही हो और इसके आगे उसने इस जुमले में ये फर्ज के एस लगाया हो, तो फिर ये गलत है, ये वो वर्ड नहीं रहा। यहाँ से मुराद है कि वो क्या करे, वो कुछ दिन की छुट्टी ले, जब इस तरह के जुमले आए वो वहां जाए, उससे मिले, उससे बताए, तो इसमें वो वर्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये वैसी बाय द वे मैंने बात की कि वैसी सिचुएशन में तो ये गलती हो सकती है, लेकिन इन दिस एक्सप्रेशन इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या होना, शी रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड किया टू मी, मुझे क्या रिकमेंड किया, दैट आई टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। क्लियर? ओके। देखिए बात यह है कि इन जुमलों को दुरुस्त करना कोई इतनी गेम नहीं है। मार्केट में आप जाएं, हजारों बुक्स पढ़ मिली हैं जिनमें इनका हल आपको मिलेगा, लेकिन बात यह कि हल को रट के जाना और हल को अंडरस्टैंड करना, यही तो गेम है सर। क्योंकि बाद में देखा गया कुछ वीडियो ऐसे मार्केट में आते हैं जिसमें पढ़ाने वाला खुद ही बात गलत कह रहा होता है, तो स्टूडेंट उस चीज को मतलब एक पक्का कर लेता है और बाद में वो, इसलिए थोड़ा सा अल्लाह ऑलमाइटी इज ब्लेस्ड विद इसके साथ है, तो इसलिए कजल योर ब्रेन्स, दिमाग को थोड़ा सा फायर करें कि यार ये जहन नहीं मान रहा इस बात को, कोई गलत बात हो थोड़ा जहन भी कहता नहीं है गड़बड़ है। ओके, तो ये शी रिकमेंडेड टू हिम, सॉरी शी रिकमेंडेड टू मी, यहाँ तो हम इसकी बात कर रहे थे, ये हम सिर्फ एक अपनी कॉन्सेप्ट के लिए बात कर रहे थे। अगला देखें, आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट ही हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मी। इसमें भी अगर आप देखें तकरीबन वही बात है जो ऊपर हुई जी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, इसका तो मीनिंग है मैंने उसकी वजाहत करने की कोशिश की, जैसे वो बंदा जो है वो कोई चीज और आप उसकी वजाहत कर रहे। हम ये नहीं कह रहे आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने की, और आगे जो है जी फिर टू आएगा प्रेपोजिशन के तौर पर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, वजाहत करने की। अब थोड़ा अगर आप गौर करें, ये जो टू है, टू एक्सप्लेन, इस टू और इस टू में कोई फर्क नजर आ रहा है? इनमें बड़ा बारीक सा फर्क है, अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लें शायद कहीं जरूरत पड़ जाए। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखिए टू एक्सप्लेन जो है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, इस एक्सप्रेशन में आई ट्राई टू एक्सप्लेन,
और इसमें आप क्या समझते हैं कि लफ्ज जो है टू प्रेपोजिशन है कि नहीं है? आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम, ये एक्सप्रेशन बन रहा है हमारा। अब ये बात थोड़ी सी जरा पेचीदा है, इसको थोड़ा सा वो मतलब जो है आपने थोड़ा ध्यान से रखना है कि बात नाजुक सी किसी और लेक्चर में हम करेंगे। लेकिन टू एक्सप्लेन यहाँ पे जो है इसमें हम कहते हैं जो टू है ये प्रेपोजिशन का टू नहीं बल्कि इन्फिनिटिव का टू। ये इन्फिनिटिव का टू, इसका मतलब है वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। और ये जो टू है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का टू है जो कि एक लिहाज से दो चीजों में लिंक बना रहा है, फलां और फलां का जो एक आपस में जो लिंक है, मैं और वो। बात समझ आ रही? तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसको हम किसी और लेक्चर में इसको गेस करेंगे। तो यहाँ अगर आप देख लें इट्स वेरी सिंपल। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, वजाहत करने की, टू हिम, उसको। द प्रॉब्लम, इसमें बुनियादी गलती तो ये है कि हमें प्रेपोजिशन चाहिए, ठीक, बट ही हैड डिफिकल्टी। अगर आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें, एक लिहाज से अमेरिकन स्टाइल से तो ये तकरीबन ठीक ही है कि वो मुझे समझ नहीं सका, लेकिन अक्सर हम डिफिकल्टी के आगे प्रेपोजिशन लगाते हैं, कौन सी? इन। तो अगर आप इसको साथ जोड़ दें, बट ही हैड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मी, ही हैड डिफिकल्टी इन गोइंग देयर, तो ये थोड़ा सा मजीद इसमें रिफाइनमेंट आ जाएगी, ठीक। अब ये पेपर चेकर की मर्जी है कि उसको कहाँ से लेता है, लेकिन ये तो एक ग्लेरिंग मिस्टेक है, सीरियस मिस्टेक है, बड़ी गलती है। आगे अगर आप पहले बट ही हैड डिफिकल्टी, उसको मुश्किल हुई किस चीज़ में? अंडरस्टैंड करने में। तो अगर आप इसके आगे आप इनकी प्रेपोजिशन लगा दें तो उससे थोड़ा सा मजीद बेहतर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज आई डू द ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू ग्रैंडमा, लूसी सेड। असल में इन्होंने जो गलतियां अक्सर पेपर में आती हैं वो मिक्स स्टफ होता है, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं एक्चुअली। तो इंशाल्लाह अगर आप कोई चीज़ क्लियर ना हो तो पिछले वीडियोस को किसी को देखिए, उसमें वो बात कहीं ना कहीं हो चुकी होगी। आई डू द ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू, लूसी सेड। आप बचपन से सुन रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नरेशन, नरेशन आप सबको पता है किस चीज़ का बयान, बचपन से आप सुन रहे हैं। एक डायरेक्ट नरेशन होती है और एक इनडायरेक्ट होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर? तो इसमें उस तरह का मसला आ रहा है क्या? आई डू द ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू ग्रैंडमा, लूसी सेड। लूसी एक कैरेक्टर है, वो उसने कहा कि किसी को भी कहा कि मैं आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग जो है, दादू माँ मैं आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग जो है करूँगा, ये करूँगी, ठीक। तो आप सब जानते हैं कि इसमें भी ऐसा मसला नहीं है। ये जो है कहने वाली, ठीक, इसको अगर हम स्टार्ट में ले आए, आपको इतना तो अंदाजा हो ही रहा होगा ना कि इसमें ये जो हिस्सा है लूसी ने कहा है, ये कौन सी स्पीच? बचपन से आप सुन रहे हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच होती है उसके जो है, और एक इनडायरेक्ट होती है। फलां ने कहा, जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली? इससे हम कहते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच। इसको थोड़ा बेसिक इधर लिखना है कि कहा, और इसमें जो वर्ब है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। इस सारे का रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात उसने बंदे या बंदी ने कही है, जो रिपोर्ट की है, वो क्या चीज है? आप सब जानते हो, उसको हम कहते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच। वो जो बात रिपोर्ट की, जो कहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बताते खुद एक टॉपिक है, इंशाल्लाह किसी वीडियो में सारे को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सिर्फ ब्रेन में ये रखें कि लूसी एक बंदी है, उसने किसी को कहा है, दादू माँ से कहा कि मैं आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो करूँगी। तो ये तो मतलब एक बच्चा भी इस पॉइंट को समझ सकता है अगर थोड़ा सा गौर करे। इसका आंसर क्या बन रहा है आपके हिसाब से? जी थोड़ा सा गौर करें, ये मैं मिटाने लगा हूँ, ठीक जी। लूसी को स्टार्ट में ले आए, लूसी सेड। ये जो डायरेक्ट जो है रिपोर्टिंग जो स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हमने स्टार्ट में ले आए। तो आप सब जानते हो जो अल्फाज उसने कहे, जो बचपन से सुन रहे हो, उन अल्फाज को हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो जो उसने कहा है उसको सारी स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमर्स में ले आओ, ठीक है, डबल कॉमा। तो क्या अल्फाज हैं? आई डू द
ग्रोसरी शॉपिंग फॉर यू, जो कुछ भी है सारा लिख दें और इधर भी वो लगा दें, ठीक है। और जैसे उसको एंड कर दें, एंड कर दें। बात समझ आ रही? इसमें कोई लंबी चौड़ी इसको हम कई और अंदाज से भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसको ज्यादा इससे छेड़खानी हम करते ही नहीं। लूसी ने जो कहा है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जो चीज कही है वो हो गई रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच हम सब जानते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच होती है तो हम उन अल्फाज को हमने सिर्फ कॉमा में रखती है, आगे पीरियड लगा दिया, फुल स्टॉप, ठीक। एक्सप्रेशन क्या बना? लूसी सेड, ठीक, कॉमा, I'll do the grocery shopping for you grandma। इस सारे को हमने सिर्फ इसमें रख दिया, बात करते हैं, ठीक। आगे देखिए वी टुक, अब ये जो एक एक्सप्रेशन है ये कुछ टेस्ट में उन्होंने इस तरह दिया हुआ है, कुछ में उन्होंने कुछ और तरह से दिया हुआ है। इस शक्ल में अगर हो तो इसमें एक दो गलतियां हैं, और बाद में उन्होंने इसको बिल्कुल जो दिया वो है ही सही। इसमें वी टुक टेंट, कूलर एंड अ स्लीपिंग बैग। इसमें अगर आप देखें आर्टिकल का मसला आ रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं जी। आर्टिकल का मसला आ रहा है कैसे? आप सब जानते हैं आर्टिकल कौन कौन से होते हैं जी। आर्टिकल वही, कभी ये है, कभी ये है, कभी, ठीक है। आपको पता है कि इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो आप सब जानते हैं इसमें क्या होगा? वी टुक, हमने लिया, क्या लिया? मैं वैसे ही देख रहा था उन्होंने कहीं इसके सोल्यूशन में इसको ठीक करके इस तरह लिखा हुआ है, वी टुक टेंट, कूलर एंड अ स्लीपिंग बैग। तो इट साउंड्स इलॉजिकल, इसको बात ना हुई। ये टेंट जो है ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज तो है नहीं, तो इसके पीछे हमें कोई आर्टिकल चाहिए। फर्स्ट का मतलब वी टुक अ टेंट, एक हमने टेंट लिया, हम इन सबको हाईलाइट कर दिया रहता। अ कूलर, एक कूलर लिया, ये मैं इंडेफिनिट आर्टिकल लगा रहा हूँ। एंड अ बैग, और इसमें जो है स्लीपिंग जो है एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और ये चीज नाउन है। तो आप सबको पता है कि नाउन के पीछे भी रूटीन में हम आर्टिकल लगाते हैं इंडेफिनिट, और अगर नाउन से पीछे कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो फिर तो हम लगाते ही लगाते हैं। लेकिन बात सूरतों में हम नहीं भी लगाते अगर ये चीजें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दे रही हूँ। तो यहाँ तो रूटीन का मीनिंग है, हमने एक टेंट, एक कूलर और एक स्लीपिंग बैग लिया। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या बना? वी टुक, यस, सारा क्या बन गया? अ टेंट, अ कूलर, ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात तो है नहीं। एंड अ स्लीपिंग बैग, ये कंसिस्टेंट हो गया, थोड़ा सा बैलेंस बन गया सारे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आर्टिकल खुद दिख रहा है, पूरा टॉपिक है, मगर तो इसको अब ये नहीं जो चीज छप गई है तो आप समझेंगे जैसे कोई पुरानी आयत हो गई कि वही चीज है। आप देखें फिर से कई जगह पर उन्होंने इसको सही कहा हुआ, टेंट और कूलर को। हाउ कम, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसका होगा अ टेंट, अ कूलर एंड अ स्लीपिंग बैग। क्लियर? नेक्स्ट देखें, आई डू नॉट नो व्हाई यू डिडंट गो, इफ आई वर यू आई शुड हैव गॉन। अब ये जो है एक नई चीज है, लेकिन ये पुरानी इस लिहाज से कि मैंने पिछले कई वीडियोस में, बल्कि उससे हट के भी 5-6 वीडियोस ऐसे हैं जिनमें मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस किया हुआ। तो ये उस तरह का मसला आ रहा है, कहते मुझे नहीं पता कि आप वहां क्यों नहीं गए। ये तो ठीक। आगे वो कह रहा है कि इफ आई वर यू आई शुड हैव गॉन। अब थोड़ा और करें, अब ये क्योंकि मैं पहले इसकी तफसील काफी कर चुका हूँ, ठीक है, पिछले 1-2 वीडियोस में भी, हल्का सा मैं इसका खाता बना देता हूँ। तो हम कहते हैं यहाँ प्रॉब्लम किस चीज का है? सेंटेंस की गलती है, तो कंडीशनल सेंटेंस का मसला हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस। ओके, बड़ी तफसील से मैं 5-6 वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ, और आप उसको किसी वीडियो में देख सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं कई तरह के होते हैं उनकी, लेकिन जो मेन जो 2-3 टाइप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी टाइप 1, कभी उसे हम कहते हैं टाइप 1, या उसका जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन। ओके, मैं हल्का सा बस खाता देने की कोशिश कर रहा हूँ, तफसील का टाइम नहीं। एक होती है सब कहते हैं टाइप 2, या उससे भी ज्यादा जो अच्छा उसका नाम है वो है इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। ओके,
तीसरा जो है उससे हम बात करते कहते हैं टाइप 3, या उसका जो टेक्निकल नाम असल में वो अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये बात मैं काफ़ी तफसील से कर चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ मतलब ये है कि इस बात को समझने की कोशिश करें यहाँ मसला क्या है। और ये गलती जो अक्सर देखा गया है कि है बच्चों वाली गलती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ये गलती अक्सर करते हैं बोलचाल में भी और राइटिंग में। इफ आई वर यू, यहाँ जो कंडीशन चल रही है उसको सिर्फ ले लेते हैं, बाकियों को बाद में देख लेंगे। ये है सपोजिशन, ये है सपोजिशन या ये इमेजिनरी कंडीशन है। इसमें तो इमेजिनरी कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम क्या स्ट्रक्चर लगाते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें हम लगाते हैं इफ, उसके आगे हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और उसके आगे जो मेन चीज जो कि आइडेंटिफाइंग मार्क होता है, इससे पता लगता है कि ये फर्ज कर रहे हैं, वो ये है वर्ब। ये एक पक्की निशानी होती है कि भाई ये चीज रियल नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव है, ये अनरियल। अब ये आई हो या वी हो या ही हो या शी हो, जब हम एक चीज फर्ज कर रहे हैं तो इन ऑल केसेस वी गो फॉर, हम लगाते हैं उसके आगे वर्ब। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये जो हम अगर हम इस बोलें इफ आई वुड यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी जगह हूं। वो बंदा ये कह रहा है अगर ऐसा हो, लेट्स सपोज कि मैं अगर मैं आपकी जगह होता, ये होता बज़ाहिर माजी लग रहा है, असल में माजी तो नहीं है क्योंकि बात तो हम प्रेजेंट में करें। अगर मैं आपकी जगह हूं तो और इसका स्ट्रक्चर क्या बना, इफ शाबाश, सब्जेक्ट क्या है आई, और वर्ड से हमें पता लग रहा है कि हम फर्ज कर रहे हैं होता या हूं, और आगे हमने लगा दिया यू, इफ आई वर यू। ये इसका यानी कि पहला हिस्सा, इमेजिनरी कंडीशन का पहला हिस्सा, ये तो ठीक है, इफ आई वर यू। अब इसके अगले हिस्से में थोड़ा गौर करें। अगले हिस्से का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ये जो है यानी कि इसमें दो है ना, इससे हम जैसे मैंने कई दफा बात कर चुका हूँ, इसको हम कहते हैं इफ क्लॉज, यानी कि इफ वाला हिस्सा है। वो जो अगला हिस्सा है आई शुड हैव गॉन, उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज है, या ठीक है मेन क्लॉज है, बड़ी क्लॉज है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी है। इसका जो एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है वो आपने से स्टूडेंट्स को पता ही होगा। पहले में हमने लगा दिया इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ड, और जो मेन क्लॉज है यानी इसको मैं कह देते हैं ये क्या है, इफ क्लॉज। लिख देते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा तफसील हम कर चुके हैं पहले से। इफ क्लॉज थी, और इसका जो अगला हिस्सा है जिसे हम कह रहे हैं मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होता है। क्या होता है उसमें, हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम उसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ड, फिर हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर होता है। और जैसे हम पहले भी केस और बात कर चुके हैं कि इसमें आपने ख्याल सिर्फ ये रखना है कि ये जो चीज है इसको ध्यान में रखना है, ये एक्टिव में है कि पैसिव में। अब देखिए इसमें अगर आप गौर करें, ये जो हिस्सा इफ आई वर यू, इसमें तो एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट, इसकी वजह क्या है, ये एक सपोजिशन, एक कैफियत है, यानी कि इफ वाले हिस्से में एक्टिव और पैसिव वॉइस का कोई चक्कर नहीं है। जो दूसरा हिस्सा है आई शुड हैव गॉन, मेन क्लॉज, उसमें कभी वो एक्टिव होता है कभी वो पैसिव होता है। तो आप खुद गेस कर सकते हो कि मैं वहां, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं वहां मतलब क्या, चला जाऊं, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो ये भी अगर आप वो जान समझ ही रहे होंगे, ये जुमला यहाँ पे एक्टिव है। ठीक, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये असल में किसका है, मेन क्लॉज है, लेकिन है कौन सी, ए हुई है, ए हुई। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है मेन क्लॉज की, ए वी का। ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं मिटाने लगा जी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इफ क्लॉज में हमने एक्टिव पैसिव का चक्कर नहीं होता, जो मेन क्लॉज है उसमें एक्टिव पैसिव का चक्कर होता है। और ये जो मैंने लिखा है कि अगर इफ मेन क्लॉज एक्टिव है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ड, फिर फर्स्ट फॉर्म। अकॉर्डिंग अगर हम इसके हिसाब से देखें तो अब मुझे बताएं यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसमें दुरुस्त हो गया क्या बनेगा। देखें, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक हो गया, फिर शुड हैव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी। अब इसमें दो बातें, बेसिक स्ट्रक्चर है वर्ड, ठीक है, या तो हम ये कह लें कि हमने आई के आगे वर्ड ये लगा दें, और फर्स्ट फॉर्म जो है गो, ये कर दें। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट।
आई वुड गो जो है, और इसके आगे देखें आई शुड हैव की बजाय वुड, उसके आगे फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, समझ आ रही बात की? तो एक्सप्रेशन क्या बना, इफ आई वुड यू, अगर मैं आपकी जगह हूँ, आई वुड गो, आगे जो भी है देर है जो कुछ भी, क्लियर। लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर है किस सूरत में, अगर सेंटेंस एक्टिव है। बात बात ये होता है कि ये चीज पैसिव में चली जाती है, ये तो हम इस कंडीशन की थोड़ी पैसिव को भी हल्का सा देख लेते हैं। फर्स्ट के पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर मेन क्लॉज जो है पैसिव है तो फिर क्या होगा, पीवी है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, पहले वो चीज आ जाएगी ऑब्जेक्ट, उसके आगे जनाब वोट, उसके साथ बी, और उसके आगे जो है साथ आपकी चलेगी थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट किया, अगर हमको सादा सा जुमला ले लें, जस्ट बाय द वे, फर्स्ट क्या मैं कहता अगर वो आपकी जगह हो, ठीक है, तो उससे इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए में वो बंदा या बंदी कुछ नहीं कर रहा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ही, उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए, बोल शाबाश, बी, ओके, और आगे हमने लगानी है थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म, ही वुड बी इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये अगर है कि अगर फर्ज किया वो चीज़ क्या है, पीवी है, पैसिव वॉइस में, ठीक। लेकिन यहाँ हमारा जो झगड़ा इस वक्त सिर्फ जो है हमारा जो यहाँ का मसला है वो सिर्फ एक्टिव वॉइस के, इसलिए हम विल गो फॉर दिस थिंग, इसलिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बना, इफ आई वर्ड यू, ये जो है इफ आई वर्ड यू आई वुड गो, ये जैसे मैंने लिखा आई वुड गो, आगे जो भी है उसको साथ जोड़ दें, ठीक। लेकिन इसकी डिटेल जो है वो पहले हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, उसको आप जो है प्लीज फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन यू कैन राइट गो फॉर सम